यूपीएससी सीएससी रैंक 1 शक्ति दुबे। शक्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। समझेंगे शक्ति, मैं जानती हूँ कि तब से आप इस बात को जवाब देते देते मुझे लग रहा है काफी बार जवाब दिया, लेकिन मेरे दर्शकों के लिए एक बार फिर जी 4 अटेम्प्ट हो गए थे, 5वां अटेम्प्ट जी। जब रिजल्ट के लिए चेक करने के लिए क्लिक किया, क्या लगा था, क्या सोचा था? पहले तो मुझे मेरा रोल नंबर याद नहीं था, सो मैं सोच रही थी रोल नंबर सर्च करते हैं, देन आई विल जस्ट गो फॉर सर्चिंग इट। तो मैंने अपना रोल नंबर निकालने की कोशिश कर रही थी, तब तक मुझे अपना नाम दिखा। मुझे लगा शायद मैं किसी एक बीच के पेज पे हूँ, बिकॉज आई नेवर, मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि शायद ये पहला ही पेज है। फिर मैंने स्क्रॉल करके साइड में देखा, वहाँ 1 लिखा हुआ था। उस वक्त मुझे कॉल आया तो कहा गया कि शक्ति कैसा रहा, तो मैंने कहा मेरा नाम रैंक 1 के सामने लिखा है, मुझे लग रहा है ये फेक पीडीएफ है। तो फिर मुझे कहा गया नहीं, आप अपना रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई कीजिए, और उससे फिर मुझे फाइनली विश्वास हुआ कि वो मेरा ही नाम था और 5-6 सालों की ये जो मेहनत थी वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी है। कौन था उस समय आपके आसपास? मैं यहाँ पे एक्चुअली अभी वर्क करती हूँ एक इंस्टीट्यूट के साथ, तो मैं यहाँ अकेले ही रह रही थी पीजी में, गर्ल्स पीजी में। तो मैं अकेले अपने रूम में बंद सुबह से, क्योंकि पता था आज रिजल्ट आने वाला है, सो बहुत डरी हुई थी और बहुत बार ये सोच रही थी क्या हुआ अगर पिछली बार की तरह इस बार भी नाम नहीं हुआ लिस्ट में। तो मैं अकेले ही थी उस वक्त। तो वो जो एक मोमेंट है वो मेरा, वो शायद लाइफ टाइम मेरे साथ रह जाएगा। जिस वक्त कोई नहीं था, अकेली मैं थी, एक मोमेंट पे हार रही थी और दूसरे ही मोमेंट पे मैंने फिर जीत देखी थी। थोड़ा सा और गहराई में जाइए। क्या आपको जब पता लगा नहीं ये पहला नाम मेरा ही है, क्या आंखों में आंसू आए या खुशी से मुस्कान आई? पहले आपने मम्मी पापा को फोन मिलाया, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा और बताइए। जब मैं कंफर्म हो गई कि वो मेरा ही नाम है, तो एक मोमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल शॉक्ड, बिकॉज मुझे मैसेजेस आने लग गए थे कांग्रेट्स करके और AIR1। तो पहले तो मुझे मोमेंट लगा कि खुद को रियलाइज़ करने का कि ये हो गया है। फिर मैं थोड़ी देर, वो खुशी के आंसू कहो, सुकून के आंसू कहो, वो थे। फिर मैंने सबसे पहला फ़ोन पापा को मिलाया, तो पापा को मैंने कॉल किया और मैंने कहा पापा रिज़ल्ट आ गया। एंड क्योंकि मेरी आवाज़ कांप रही थी, मैं रो रही थी, तो उन्हें ये लगा कि नहीं हुआ इस बार भी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, रहने दो, होता है, कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं। तब मैंने पापा से कहा पापा नहीं पापा हो गया। तो इसलिए हो गया मतलब, तो मैंने कहा इस बार क्लियर हो गया एग्ज़ाम और रैंक 1 है। तो तब मैंने पापा को बताया था। बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करना, उसके बाद यूपीएससी के लिए आना, वो कौन सा मोमेंट था जब मन में ये बात आई कि नहीं मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है? अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सपना तो पापा का था, क्योंकि पापा पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं यूपी पुलिस के साथ। तो वो सपना बहुत ही बचपन में कभी उन्होंने देखा था, बट नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह हम भी जब 11th-12th में बात आई स्ट्रीम चूज़ करने की, तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने बायो की स्ट्रीम चूज़ करी। साथ साथ मैं प्रिपेयर कर रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया स्नातक में। तो उस वक्त तक यही था कि शायद या तो रिसर्च में जाना है या तो मेडिकल फील्ड में जाना है। एंड उसी की तरह मैंने मेहनत की, गोल्ड मेडल भी मैंने हासिल किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सिमिलरली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारा 6 मंथ का डिजर्टेशन वर्क होता है, जहाँ हमें रिसर्च, प्रॉपर एक रिसर्च एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जब मैं वो काम कर रही थी, एंड उस वक्त ही के टॉपर्स थे कुछ जो न्यूज़ में आए, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, तो ये 2 जब इंसिडेंट साथ साथ हुए, वो एक मोमेंट था जब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ही क्लोजली पता चला। फिर मैंने रिसर्च शुरू करी कि क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एंड तब मुझे समझ आया कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम में जाती हूँ, डेफिनेटली वो लोग भी देश की सेवा ही कर रहे हैं, उसमें ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें वो काम कर रहे हैं। और यूपीएससी के थ्रू जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ही डाइवर्स है। तो तब मैंने मन बनाया कि इस एग्ज़ाम को देकर तो देखेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे पूरी मेहनत से। तो इस तरीके से यूपीएससी का डिसीजन लिया गया था। बिल्कुल। शक्ति, आप लोग की जो जर्नी रही 5 अटेम्प्ट की, जब मैं बात करूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे तमाम लोग, तमाम एस्पिरेंट सीख सकते हैं। मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जब कोई भी छात्र एस्पिरेंट ये डिसाइड करता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, हर एक के आगे ना बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ये सिलेबस है, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, कंटेंट इतना है, इंटरनेट पे भी और बातचीत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आती हैं। शुरुआत कैसे हुई थी? क्या वो कन्फ्यूजन आपके मन में भी था? मेरी जर्नी आई थिंक अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता है। 5वां अटैम्प्ट था ये मेरा। पहले 3 अटैम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाई मैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो कन्फ्यूजन की, वो मैंने फेस किया फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में। और मैं एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि यूपीएससी एक बहुत ही वास्ट एग्जाम है। जब तक आप अपना होमवर्क नहीं कर लेते, यू शुड नेवर एंटर दिस फील्ड। मेरी गलती यही थी, मैंने बस सुना बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के कि क्या होता है, क्या इसमें मेहनत लगेगी, कितनी, क्या करना चाहिए, क्या बेसिक्स हैं। मैं जस्ट
एंटर कर गई इस फील्ड में। और ये रीज़न था कि एग्ज़ाम को फिगर आउट करने में ही कि भाई प्रीलिम्स स्टेज में क्या रिक्वायरमेंट है, मेंस में कैसे पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, बिकॉज आपका प्रीलिम्स एमसीक्यू टाइप है, मेंस आपका सब्जेक्टिव है, तो ये किस तरीके से यू नीड टू चेंज, यू नीड टू स्विच। अब ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस होती है मेंस में, तो वो सारी चीज़ों को मैं फिगर आउट करते ही, क्योंकि तब मैं जॉब भी कर रही थी, तो पहले 2 अटेम्प्ट्स मैं नहीं क्लियर कर पाई प्रीलिम्स। तब मैंने डिसाइड किया और मुझे समझ आया कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको फुल फोकस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया सिलेबस बहुत ही वाइड है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और वो डाइवर्सिटी जो है दैट डिमांड्स कि भाई आप हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे पाओ। तो इन सब चीज़ों को मैं समझने के लिए फिर वो था वो मेरा 3rd अटेम्प्ट, जब मैंने प्रॉपर ब्रेक लेके फुल प्रिपरेशन के साथ ऑप्शनल चूज़ करके मेंस और प्रीलिम्स की डिफरेंसेस को समझ के तब दिया। बट उस ईयर मैं 1 मार्क्स से प्रीलिम्स फेल कर गई थी। बट मैं ये एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया ना कि जब आप तैयारी के साथ फेल होते हो ना, तब आपके पास ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है कि आप समझ पाते हो गलतियाँ कहाँ हुई। जब बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि मेरी गलती हुई कहाँ। तो 3rd अटेम्प्ट में फिर मैंने वो चीज़ें नोट डाउन करी, वो जो शॉर्टकमिंग्स रह गई थी, एंड दैट्स हाउ फिर मैं 4th अटेम्प्ट में आई एंड थिंग्स वेंट ऑन स्मूथली। बिल्कुल। और लास्ट अटेम्प्ट की भी बात करें तो महज 12 मार्क्स जी। से शक्ति का सिलेक्शन होने से रह गया था। और कहीं ना कहीं आपके भाई ने भी ये बात कही थी कि शक्ति बिल्कुल भी मन छोटा मत करो, रैंक 1 तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल ये बात हुई थी और वो सच भी साबित हुई। तो भाई का क्या रिएक्शन था? मैं अभी बताती हूँ कि लास्ट ईयर का जो टाइम था, ये अप्रैल का ही महीना था, 16 अप्रैल को रिजल्ट आया था। और वो एक टाइम जब आप नाम सर्च कर रहे हो पीडीएफ में, वो दिखाता है नो रिजल्ट्स फाउंड, वो आई थिंक बहुत एस्पिरेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे। दैट वाज एक बहुत ही लो फेज होता है वो, क्योंकि जब इंटरव्यू तक आप जाते हो ना, आपके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है दैट मे बी ऐसा, तो वैसा हुआ। बट ये था कि जब रिजल्ट आया और मैं बिल्कुल ही हताश कि नहीं देना, अब रोकते हैं, अब यूपीएससी हो गया, अब मुझे दूसरे स्ट्रीम में जाना है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस एज पे एक रिक्वायरमेंट है अपने लिए। तो मैंने ये सोचा था। तब पापा और भाई थे साथ में, मम्मी पापा, मतलब सबका ही साथ रहा है सिबलिंग्स का। तो भाई ने कहा था कि यू हैव वर्क 4 साल, आपने बड़ी मेहनत करी है, आपने दिया, इस बार सिर्फ 12 नंबर से रह गया है। मीन्स ये सोचना है कि भगवान ने कुछ बड़ा सोच के रखा होगा, तो भगवान ने शायद तुम्हारे लिए रैंक 1 बचा के रखी है, तो तुम बस एक क्लास ट्राई कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बोलेगा करने को। एंड आई एम थैंकफुल कि मैंने वो चांस लिया और आई वेंट अहेड। तो हाँ, इसी तरीके से और वो बात सच भी साबित हुई है। जल्दी बहुत सारी बातें क्योंकि जाननी है। आपने बताया कि किस तरह का कन्फ्यूजन था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करके अगर आगे बढ़ें तो एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात आती है रूटीन को लेकर। लोग ये नहीं समझ पाते रूटीन कैसे करना है। कई बार बात आती है कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, घंटों में जोड़ दिया जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखकर तैयारी को शुरू करना है आपके हिसाब से? अगर आर्ट्स की बात करें, मुझे नहीं लगता आर्ट्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वालिटी स्टडी टाइम। ठीक है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं रूटीन रखा कि इतने बजे उठना है या इतने बजे सो जाना है। मेरा ये एक चीज़ होती थी कि लाइक एक दिन में मुझे 4 चीज़ें करनी है। पहला है करंट अफेयर्स, जिसके लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती थी। सेकेंड है जीएस पढ़ना है, वो मेंस और प्रीलिम्स ओरिएंटेड। थर्ड ऑप्शन ऑप्शनल का एक स्लॉट होता था जिसमें मुझे अपना ऑप्शनल करना है। और 4th स्लॉट मैंने हमेशा से प्रैक्टिस का रखा है। अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो उस वक्त मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, मेंस आ रहा है तो उस दौरान मैं आंसर राइटिंग करती थी। तो ये 4 चीज़ें बैलेंस थी जो एक दिन में प्रॉपर होनी चाहिए थी। कभी 8 घंटे पढ़ाई हुई है, कभी 10 घंटे पढ़ाई हुई है, एग्जाम के पास तो 12 घंटे भी मैंने पढ़ाई करी है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी है। क्योंकि यूपीएससी की जो ये जर्नी है, इनिशियली आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हो जब आप आते हो इस प्रिपरेशन में, तो उस वक्त आपके पास इतनी स्टैमिना एनर्जी भी होती है कि आप पढ़ ले जा रहे हो। अभी जब 5th अटेम्प्ट तक आप आते हो, एक तो पहली बात जो वो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों पे यू हैव टू वर्क। तो वहाँ पे धीरे धीरे टाइम इट हैज़ रिड्यूस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है ब्रेक्स। आई थिंक बच्चों को ये लगता है कि घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना केपेबल नहीं है कि हम इतना ओवरफ्लड कर लें। सो हर 15-20 दिन पे मैं हाफ डे का ब्रेक रखती थी कि जैसे आज सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, रिमेनिंग 4-5 घंटे मैं अपने लिए फ्री रखूँगी। सो ये एक प्रॉपर बैलेंस और मिक्स्ड था एक प्लान जो मैंने फॉलो किया। कोचिंग कितनी ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन से ही यूपीएससी का सपना साकार किया जा सकता है? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा था कि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आती हूँ, ऐसे किसी इंसान के साथ मैं टच में भी नहीं थी जिसने कभी प्रिपरेशन करी हो या दिया हो, तो मेरे लिए टोटली न्यू फील्ड था। तो मुझे लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है और इसलिए मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा था।
बात अगर मैं कहूँ कि ज़रूरी है या नहीं, तो वही अब ये डिपेंड करता है। अगर आपका बैकग्राउंड है सब्जेक्ट में तो आई थिंक सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है। अगर आपको कोई गाइडेंस देने वाला है, थोड़ी बहुत अगर कहीं आप फंस रहे हो, आपको कोई समझाने वाला है, तो आई थिंक इस केस में बिना कोचिंग के भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। स्पेसिफिकली कोविड के बाद अगर देखा जाए, बहुत से फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्रीली पढ़ा रहे हैं। बट फिर अब वहाँ पे एक इशू आ जाता है क्रेडिबिलिटी का, बिकॉज चैनल्स कैसे हैं, क्या जो पढ़ा रहे हैं उनके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये टाइल से अगर डिटर्मिनेशन है तो इवन सेल्फ स्टडी वुड हेल्प यू। बट अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेंटरशिप भी अवेल कर सकते हो। आप अगर चाहो तो किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपने इसको लेकर भी क्या कुछ मिथ्स हैं जो आप तोड़ना चाहोगे, या कुछ बातें हैं जो सच में सही हैं? क्या ह्यूमैनिटीज़ लेकर लोग ज़्यादा आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? क्या ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहोगे इसे लेकर? मैं तो ये कहूँगी कि यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है जो इतना बैलेंस्ड है। यहाँ पे आप कभी नहीं कह सकते हो किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम का फोटे है। ह्यूमैनिटीज़ है, इक्वली बैलेंस्ड है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीसैट में इक्वली आपका रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड भी चेक हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से एग्जाम को रखा गया है। मैंने जो साइंस से ह्यूमैनिटीज़ का स्विच था, वो इसीलिए इनिशियली मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। बट अगर बात करें लाइक ऑप्शनल में भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट ही लिया। इसके भी कुछ अपने कारण थे। फर्स्ट, आई थिंक ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम अपना प्रिपरेशन का स्पेंड करते हो। तो ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो मैंने इनिशियली तो सोचा था कि कोई बायो स्ट्रीम से रिलेटेड हो तो ऐसा कोई ऑप्शन मैं लूँगी, बट उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। मे बी ये था कि मैंने पिछले 5-10 सालों में इतना साइंस पढ़ लिया था। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद आपने उसको चेंज करा ऑप्शनल सब्जेक्ट को? जी, बिकॉज एक्चुअली जो प्रॉपर लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, वो यहाँ नहीं था ऑप्शन के लिए। एंथ्रोपोलॉजी था जिसके कुछ यूनिट्स थे, बट बाकी इनिशियली जब मैंने देखा तो उतना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मैं आज भी कहती हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मुझे लास्ट अटेम्प्ट में आई थिंक लिस्ट के बाहर रखा, और ये इस अटेम्प्ट में आई थिंक वही सब्जेक्ट है जो मुझे आगे लेकर गया। बिकॉज द थिंग इज़ कि मैंने इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं इफ़ आज क्या पूरा दिन PSIR पढ़ो, मैं पूरे दिन पढ़ सकती हूँ। तो इंटरेस्ट एक फैक्टर होता है दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो वो एक ज़रूरी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन ऑप्ट किया था। ठीक है शक्ति, इसके बाद मैं चाहूँगी अगर आप थोड़े से और टिप्स दे पाएँ, जो भी ये 5 अटेम्प्ट की जर्नी रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? अगर आई थिंक इस एग्ज़ाम में क्या करना है ये सब बता रहे हैं, क्या नहीं करना है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो मुझसे गलती हुई कि सिलेबस को बिना समझे प्रॉपर्ली आई स्टेप्ड इनटू द प्रिपरेशन। तो ये गलती तो नहीं करनी है। पहले सिलेबस उठाएं। मेंस का बहुत ही डिटेल सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, हमें ये देखना चाहिए। उससे ये पता चलता है क्या पढ़ना है। अब आता है सवाल कितना पढ़ना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स पे एक बुक भी हो सकती है, आप एक आर्टिकल पे एक बुक लिख सकते हैं। तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। तो सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कितना पढ़ना है, कितना रिक्वायरमेंट है। ये 2 चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ आती है बेसिक्स। एंड बेसिक्स के लिए आई थिंक NCERT से बेहतर कुछ नहीं है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि 6 से 12 की सारी NCERT पढ़नी है। कुछ स्पेसिफिक, कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको रेफर करना है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि आई थिंक एक मुझसे जो गलती हुई कि वो मैं बहुत सोर्सेज को रेफर करती थी। अब जिस सब्जेक्ट से डर लग रहा है, जैसे हिस्ट्री वीक है, तो हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ ली हैं। आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली उस नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। तो ये भी मैं कहूँगी कि बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट रखो। आई थिंक पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिपीटेड रिविजन स्लॉट, कि हर 10 दिन बाद, 10 दिन नहीं तो 20 दिन बाद मैं 1-2 दिन का स्लॉट, कि पिछले 20 दिन में जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज करके उस पर एक टेस्ट सॉल्व करके और तब मैं आगे बढ़ूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड में। ठीक है।